Hey everyone, you all welcome in this new series. This is Koshal Rawat and I will teach you GS portion, right? Today we will start the modern history of India. And the first topic is advent of Europeans in India, right? मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कि यूरोपियंस हमारे यहाँ क्यों आए, ठीक है, कैसे आए। तो यूरोपियंस एज यू नो कि ये क्या यहाँ क्या करने आए थे, देवर दी ट्रेडर। और ये क्या करने आए थे यहाँ पे, ट्रेड करने, ठीक है। ट्रेडर थे, ट्रेड करने आए थे, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप पढ़ोगे ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच हैं, डच है, डेन्स हैं, पुर्तगीज़ हैं, है ना। तो ये सारे के सारे इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो देवर दी ट्रेडर्स, किस चीज़ की ट्रेड करते थे, स्पाइसेस हो गए, ट्रेड हो गई, सिल्क हो गई, ठीक है, प्रेशर स्टोन्स हो गए, इन चीज़ों की ट्रेड किया करते थे इंडिया से, चाइना से, इंडोनेशिया से, ठीक है। तो चले करते हैं स्टार्ट। अब क्या था कि पहले यहाँ से जैसे हम पढ़ते हैं कि मतलब ये बाद वाला क्या, पहले ट्रेड नहीं होती थी। तो पहले भी ट्रेड होती थी। 15th सेंचुरी में ही क्या ट्रेड होना शुरू हुआ, जी नहीं, पहले भी ट्रेड होता था। तो वही हम सारी कहानी समझेंगे कि पहले कैसे होता था, फिर बाद में क्यों क्यों ये लोग इनको जो है सी रूट ढूंढना पड़ा इंडिया के लिए, क्या ऐसी प्रॉब्लम रही, ठीक है। तो चलिए करते हैं बात। अब जो था, अगर बात करें हम ड्यूरिंग दी 7th सेंचुरी की बात करें तो उस समय पे हमारे यहाँ से जो ट्रेड होता था, ट्रेड वाज डन थ्रू, किस तरीके से होता था, थ्रू लैंड रूट, ठीक है। ट्रेड कैसे होती थी, थ्रू लैंड रूट। लैंड रूट से ट्रेड किया जाता था, चाहे वो चाइना से हो, इंडिया से हो या बाकी अदर कंट्रीज से हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता था कि लैंड रूट से ट्रेड होता था और इसी तरीके से ये अफ्रीका के लिए कमोडिटीज़ जाती थी, उसी तरीके से यूरोप के लिए जाती थी। और यूरोप के लिए जैसे ये आपका आगे इटली है, इटली के उस साइड अगर चला जाए तो वेस्टर्न यूरोप है, जिसमें फ्रांस आ जाएगा आपका, इंग्लैंड आ जाएगा आपका, ठीक है, पुर्तगीज़, स्पेन, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे बीच में एक सेंटर आता था इनके वे में, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पॉइंट को मतलब मेन पॉइंट कहा जाता था, ट्रेडिंग सेंटर, मेन पॉइंट, ठीक है, ट्रेडिंग रूट का मेन पॉइंट। तो यहाँ से क्या होता था, जैसे कुछ मर्चेंट्स जो इंडियन मर्चेंट्स होंगे या फिर जो एशियन मर्चेंट्स होंगे, वो यहाँ से सामान उठाएंगे कॉन्स्टेंटिनोपल तक, और वहाँ से जो है दूसरे मर्चेंट्स उठा करके ले जाते थे वेस्टर्न यूरोप तक। तो ट्रेड हमारे यहाँ होती थी, 7th सेंचुरी से पहले भी ट्रेड होती थी, 14th सेंचुरी से पहले भी ट्रेड होती थी, ठीक है। लेकिन ट्रेड जो होती थी वो होती थी थ्रू लैंड रूट, ठीक है। कैसे होती थी ट्रेड हमारे यहाँ से, थ्रू लैंड रूट। अब लैंड रूट से ट्रेड होती थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीच में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है, आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं थी। तो एक्चुअली ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ये सारा का सारा एरिया, ठीक है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जो एरिया है, दिस एरिया वाज नोन एज, इस एरिया को क्या कहा जाता था, ये एरिया रोम एम्पायर था, ठीक है। इस एरिया को क्या कहा जाता था, रोम एम्पायर, ये एरिया। तो ये रोम एम्पायर के अंडर आता था कौन, कॉन्स्टेंटिनोपल। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या हुआ करती थी, ट्रेड हुआ करती थी। कब से पहले की बात करूँ मैं, अगर 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी से पहले की बात करूँ। अब क्या हुआ कि 7th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे 14th सेंचुरी आते तक, 7th सेंचुरी के बाद रोम एम्पायर का क्या हो गया, फुली डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ग्रेजुअली रोम एम्पायर धीरे धीरे करना क्या शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। दिस इज़ रोम एम्पायर। ये रोम एम्पायर जो है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। गेट माई पॉइंट, क्या कह रहा हूँ मैं, धीरे धीरे ये क्या होना शुरू हो गया, ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जब ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो क्यों डिक्लाइन होगा, यहाँ पे एक नई पावर राइज होती है, ठीक है, एक नई पावर राइज होती है और उस पावर का नाम क्या है, ओटोमन एम्पायर, ठीक है। क्या नाम है, जो नया एम्पायर राइज हुआ उस एम्पायर का नाम क्या था, एक नया साम्राज्य जो राइज हुआ तो उसका क्या नाम था, तो इट वाज ओटोमन एम्पायर। उसका क्या नाम था, ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन 7th सेंचुरी, जो आपने पढ़ा जो सुना, तो अरब्स ने इस्टेब्लिश करी अपनी डोमिनेशन, किस चीज़ पे, इजिप्ट एंड प्रशिया। एज ए रिजल्ट द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया, commodities like
स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, प्रेशर स्टोन्स एट्सेट्रा इफेक्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे बीच में एक नई पावर राइज हो गई, जिस पावर का नाम था ओटोमन एम्पायर, या यू कैन से दैट दूसरा अरब्स, अरब्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अरब्स, टर्क्स भी कह सकते हो। जब इनकी पावर राइज हुई तो डायरेक्ट जो ट्रेड लिंक था बिटवीन इंडिया एंड द यूरोप, दिस डायरेक्ट लिंक वाज इफेक्टेड। क्यों इफेक्ट हुआ? बिकॉज दे इम्पोज टैक्स ऑन ट्रेड। और टैक्स भी कोई नॉर्मल टैक्स नहीं, हैवी टैक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया इन्होंने ट्रेड पे, जो कि कमोडिटीज़, चीज़ें इंडिया से ली जाएंगी, चाइना से ली जाएंगी, और अगर लैंड रूट से ली जा रही हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या इम्पोज कर दिया? टैक्स इम्पोज कर दिया। अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे जो पॉइंट था, ये कॉन्स्टेंटिनोपल पॉइंट भी अब किसके अंडर आ गया? टर्क्स के अंडर आ गया, अरब्स के अंडर आ गया। तो अब इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो आप खुद से सोचो, वहाँ से जो कमोडिटीज़ आ रही थी, जो चीप प्राइसेस में यूरोप में मिल रही थी, बहुत सस्ती मिल रही थी, अब जब उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया तो वही कमोडिटीज़ आपको बहुत क्या मिलेंगी? बहुत महंगी मिलने लगी। जब यूरोप वालों को वो चीज़ें बहुत महंगी मिलने लगी तो इन्होंने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई, अब हम इन चीज़ों को ख़रीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और हमें खानी भी हैं, ये स्पाइसेस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ये जितनी भी दूसरी लग्जरियस लाइफ है हमारी, ये डिपेंड ही इन्हीं चीज़ों पे है, और अगर नहीं हमें मिलेगा तो हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो दे फाइंड अल्टरनेटिव। इन्होंने कहा लैंड रूट से ट्रेड करने में थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, हम सी रूट तलाश सकते हैं। किसकी तरफ? इंडिया की तरफ। ठीक है, सो ये कोशिश करेंगे कि इंडिया की तरफ क्या ढूंढा जाए? सी रूट। ठीक है, अब क्या होता है कि 15th सेंचुरी इन यूरोप पीरियड ऑफ रेनेसा। अगर 15th सेंचुरी में बात करें तो इट वाज द पीरियड ऑफ रेनेसा, इनलाइटनमेंट, डिस्कवरीज। ठीक है, देवर द डिस्कवर होल वर्ल्ड। ये क्या कर रहे थे? पूरे वर्ल्ड में उन कॉर्नर्स को डिस्कवर कर रहे थे जहाँ जो लोग नहीं जान रहे थे, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता था। फॉर एक्सप्लोरेशन टू रीच द अननोन कॉर्नर्स ऑफ द यूरोप आर द वर्ल्ड। ठीक है, कि हमें क्या करना है? अननोन कॉर्नर्स पे जाना है। और इसका सबसे पहला जो क्रेडिट है, हम कह सकते हैं, वो किसको जाता है? प्रिंस हेनरी को। किसको जाता है? प्रिंस हेनरी को। ठीक है, प्रिंस हेनरी। इन लोगों ने क्या करना शुरू की? प्रिंस हेनरी जो था ये पुर्तगाल से था, और इन्होंने क्या करना शुरू की? शिप्स बनाना शुरू की, शिप बिल्डिंग स्टार्ट करी। और क्योंकि इन्होंने जाना था, इन्होंने अब दिमाग में बना लिया था कि हमें अननोन कॉर्नर्स पे जाना है वर्ल्ड में। ठीक है, और हमें एक्सप्लोर करनी है नई नई चीज़ें। और दूसरा, इंडिया वगैरह को भी हमें सी रूट ढूंढना, इंडिया वगैरह के लिए भी, जो हमें कनेक्ट करे डायरेक्ट इंडिया से, ताकि हम वहाँ से क्या कर पाएँ? ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, तो अब ये देखिए आप, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये सारा का सारा किसके कब्ज़े में आ गया? टर्क्स के कब्ज़े में आ गया। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या लगा दी यहाँ पे? हैवी टैक्स ड्यूटीज़ लगा दी ट्रेड पे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका पुर्तगीज़ और स्पेनिश वगैरह बाकी सारी कंट्रीज़, ठीक है, इन्होंने क्या करना शुरू किया? अब इंडिया की तरफ ये आना शुरू करेंगे। ठीक है, इंडिया की तरफ क्या ढूंढना शुरू करेंगे? सी रूट। ठीक है, इंडिया के लिए सी रूट ढूंढना शुरू करेंगे। तो ये है आपका पुर्तगाल। ठीक है, ये है स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन। ठीक, उसके बाद ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, ये ऊपर इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज़ इंडिया के लिए आएंगी। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये कोस्टल कंट्रीज़ हैं, ये पुर्तगाल भी और स्पेन भी। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो लैंड बाउंडेड कंट्रीज़ हैं, जो लैंड से कवर्ड हैं, इन्होंने कहा कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, और तुम दोनों कंट्रीज़ जो है इनिशिएटिव लो। एक तो पुर्तगाल और दूसरे कौन? स्पेनिश। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, और इंडिया की तरफ मेन मोटिव जो था वो इंडिया की तरफ सी रूट को ढूंढना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ?
मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हो गया किसका? टर्क्स का। टर्क्स ने जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाना शुरू कर दी। कौन सी? टैक्स ड्यूटीज़। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हो गया किसका? टर्क्स का। तो याद रखना कि कब इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा किया, तो कभी कभार ये पूछ लिया जाता है। 1453 में इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल को और ट्रेड को एकदम से इफेक्ट कर दिया था टोटल। ठीक है, अब यहाँ से ये लोग क्या है, इंडिया के लिए सी रूट ढूंढना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो बंदा निकलता है उसका नाम था बर्थोलोमियो डियास। ठीक है, जो यहाँ से आदमी निकला उस आदमी का नाम क्या था? बर्थोलोमियो डियास। ये आदमी यहाँ से निकलता है, नेविगेटर है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, इस तरीके से गया ये, और ये पहुँचता है कहाँ तक? यहाँ से ये पहुंचा आपका केप ऑफ गुड होप तक, यहाँ तक। यहाँ पे एक आपको कोस्टल एरिया मिलेगा अफ्रीका का जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ से इंडिया तो इसको मिला नहीं, तो ये यहाँ से वापस चला गया पुर्तगाल। इसने कहा इंडिया नहीं मिला। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या करा कि एक ट्रीटी साइन कर ली, स्पेन और पुर्तगाल ने। ये अटलांटिक ओशन के बीच में से एक लाइन ड्रा कर दी, इमेजिनरी लाइन। उन्होंने कहा कि इस इमेजिनरी लाइन के, ये जो हम बाउंड्री ड्रा कर रहे हैं, इसके वेस्ट साइड जो जाएंगे वो कौन होंगे? स्पेनिश। मतलब इसके वेस्ट साइड जो भी एक्सप्लोर करेंगे वो कौन? स्पेनिश एक्सप्लोर करेंगे। और ईस्ट साइड कौन जाएंगे? पुर्तगाली जाएंगे। तो हमारी वाली साइड कौन आएगा? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगालीज। ये इन्होंने इसलिए एक्सप्लोर किया कि भाई जो वेस्ट साइड एक्सप्लोर होगा वो तुम्हारा, जो ईस्ट साइड एक्सप्लोर होगा वो हमारा। दोनों ने ट्रीटी साइन कर ली, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। तो लेट मी कंक्लूड, जो अब तक आपने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कि देयर वाज दी ट्रेड रिलेशन। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन पहले भी थे, 7th सेंचुरी से पहले भी थे और टिल 14th सेंचुरी तक भी थे। और वो ट्रेड सारी की सारी कैसे होती थी? थ्रू लैंड रूट होती थी। और मेन जो सेंटर होता था इस रूट का, जो लैंड रूट हुआ करता था यूरोप की तरफ, वो क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या था मेन सेंटर? बताओ। कॉन्स्टेंटिनोपल। इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे कौन कब्जा कर लिया? तो हमने बात करी टर्क्स ने। एक नया एम्पायर इमर्ज हुआ जिसका नाम था टर्क्स। ऑटोमन एम्पायर भी कह सकते हो, अरब्स भी कह सकते हो। पहले ये कॉन्स्टेंटिनोपल किसके अंडर था? तो आपने याद रखना है, रोम एम्पायर के अंडर। और इन्होंने क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि जो डायरेक्ट लिंक था बिटवीन इंडिया चाइना टू किसकी तरफ? वेस्टर्न यूरोप। दिस डायरेक्ट लिंक वाज इफेक्टेड। ये क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये लिंक जो है टूट गया। उसकी वजह से अब उनको चीज़ें जो हो क्या मिलने लगी? बहुत महंगी मिलने लगी। तो उन्होंने कहा हमें जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द सी रूट टुवर्ड इंडिया। और उसके लिए मैंने कहा आपको कि 15th सेंचुरी वाज द पीरियड ऑफ रेनेसा। 15th सेंचुरी जो था इनलाइटनमेंट का पीरियड था, डिस्कवरीज का पीरियड था यूरोप में। तो दे वर स्टार्टिंग टू इस्टेब्लिश बिल्ड फैक्ट्रीज नहीं, सॉरी, क्या इन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू की? शिप बिल्डिंग। ठीक है, इन्होंने क्या बनाना शुरू करी? शिप बिल्डिंग बनाना शुरू करी, शिप्स बनाना शुरू की। और उसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? क्रेडिट किसको जाता है? प्रिंस हेनरी को जाता है। तो उसके बाद हमने बात करी कि यहाँ से दो कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, एक तो पुर्तगाल और दूसरे स्पेनिश। और यहाँ से एक बंदा निकला जिसका नाम था बर्थोलोमियो डियास। और ये कहाँ तक पहुँचा? केप ऑफ गुड होप तक। उसके बाद इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। तो दिस ट्रीटी वाज साइन 1494। तो याद रखिए, यहाँ से कोलंबस भी निकले थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने जो है किसको फाइंड किया था? अमेरिका को। क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था इंडिया को ढूंढने के लिए। कहाँ पहुँच गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ से एक और आदमी निकला था जिसका नाम था पेड्रो एल्बर्स कैब्राल, पुर्तगाल से था। और ये बंदा कहाँ पहुँच गया था? ये पहुँच गया था ब्राज़ील। और जो सक्सेसफुली इंडिया में पहुँचता है, इंडिया में सेल करता है, वो था वास्को डी गामा। कौन पहुँचा हमारे यहाँ? वास्को डा गामा। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस वाज साइंड इन 1494। ठीक है, 1487 में पहला इंसान बर्थोलोमियो डियास, पुर्तगीज़ नेविगेटर राउंड केप ऑफ गुड होप, जो मैंने अभी आपको समझाया कि केप ऑफ गुड होप से ये बंदा वापस चला गया था। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। ठीक है, सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज़ इन इंडिया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले सक्सेसफुली जो हमारे यहाँ पहुँचता है वो कौन था? वास्को डा गामा था। और वो बंदा हमारे यहाँ सक्सेसफुली पहुँचा था। तो कैसे पहुँचा उस चीज़ को अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए करते हैं बात। वास्को डा गामा
वास्को दा गामा वाज दी पुर्तगाली नेविगेटर रीच एट कैलिकट। ठीक है, आप देखो यहाँ थोड़ा सा और समझेंगे हम चीज़ को। ये बंदा जो है यहाँ से निकला पुर्तगाल से, इस तरीके से कोस्टल एरिया के साथ साथ चलता रहा। जब ये यहाँ पहुँचा कीनिया में, तो यहाँ पे इसको इंडियन सेलर मिलता है। ठीक है, इंडियन सेलर मिला जिसका नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था जिसका? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद की हेल्प से यहाँ से इसने अब्दुल माजिद को लिया और चल पड़ा इंडिया की तरफ। तो अब्दुल माजिद ने इसको सक्सेसफुली कहाँ पे पहुँचाया था? इंडिया में। और इंडिया में ये कहाँ पहुँचा था? कैलीकट में। ठीक है, केरला में कैलीकट में पहुँचा था। और कैलीकट में उस समय पे राजा कौन थे? तो जैमोरिन थे। ठीक है, कौन थे राजा उस समय पे? जैमोरिन। तो लेट्स डिस्कस। चलिए अब देखते हैं। वास्को डी गामा रीच एट कैलिकट विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से पहुंचा? अब्दुल माजिद, इंडियन सेलर एंड जैमोरिन वेलकम। इसका वेलकम किसने किया? जैमोरिन। तो मैंने बताया जैमोरिन कौन है? जैमोरिन वाज दी किंग ऑफ कैलिकट। क्यों वेलकम करेंगे? उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ से अच्छी खासी ट्रेड हो रही है, अरब्स कर रहे हैं, इजिप्टियन कर रहे हैं, एक और ट्रेडर मिल गया हमें, तो मेरी स्टेट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट कमा लूँगा। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया? इसका वेलकम किया कि आओ वास्को डी गामा साहब, तुम भी हमारे यहाँ से क्या कर लो? ट्रेड करो। कब पहुँचा ये यहाँ पे? तो 17 मई 1498। ठीक है, 17 मई 1498। उसके बाद ये इसका रूट है पूरा इस तरीके से। ये बंदा हमारे यहाँ पहुँचता है, ये कीनिया, कीनिया से इसने यहाँ पे अब्दुल माजिद को लिया और पहुँचा कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये कब पहुँचा? तो याद रखना कि ये पहुँचता है हमारे यहाँ 17 मई 1498। ठीक है, 17 मई 1498 हमारे यहाँ पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद ही रिटर्न बैक। 3 मंथ तक ये स्टे करता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखना कि इसकी शिप का नाम क्या था। कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है। तो इसकी शिप का नाम था साओ गैब्राल। ठीक है, साओ गैब्राल। साओ गैब्राल इसकी शिप का नाम था। साओ गैब्राल शिप में ये सवार होके पहुंचा था कहाँ पे? इंडिया में। तो देन उसके बाद 3 मंथ तक ये स्टे करता है इंडिया में। उसके बाद ये वापस जाता है पुर्तगाल इंडियन कार्गो के साथ। इंडिया से कुछ स्पाइसेस लेके जाता है, कुछ क्वांटिटीज़ को लेके जाता है। और ये जब वहाँ पे इन चीज़ों को बेचता है तो ही अर्न, इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 60 टाइम मोर, जितना इसका सफ़र पे खर्चा आया था। बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना, जितना इसका आने पे खर्चा आया था इंडिया पहुंचने में, उससे 60 गुना ज़्यादा इसने क्या कमाया? बेनिफिट कमाया, जो इंडिया से ये शिप में सामान भर के गया था। अब इसने कहा मैं अकेला अगर इतना बेनिफिट कमा सकता हूं, तो अगर हम वहां पे एक अपना पूरा ग्रुप लेकर के जाएं, वहां से ट्रेड करना शुरू करें, तो हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा अर्न कर सकती है। कहाँ से? इंडिया से। ठीक है, इंडिया से ट्रेड करके। अब वास्को डी गामा केम अगेन इन इंडिया। अब ये दोबारा फिर से हमारे यहाँ आएगा वास्को डी गामा 1501 में। और पर्पज़ क्या होगा? टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया में हमें क्या इस्टेब्लिश करनी है? फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। तो फर्स्ट फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट कैलीकट। जो पहली फैक्ट्री इनकी इस्टेब्लिश होती है वो कहाँ हुई? कैलीकट में। सेकंड फैक्ट्री इनकी इस्टेब्लिश हुई कहाँ पे? कैन्नौर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इनका फर्स्ट फोर्ट कहाँ पे बना? तो याद रखना है फर्स्ट फोर्ट दे इस्टेब्लिश्ड एट कोचीन। ठीक है, फर्स्ट फोर्ट इनका कहाँ पे बना? कोचीन में। कोचीन वाज दी फर्स्ट फोर्ट। उसके बाद इसके बाद जो आएगा वो होगा आपका पेड्रो एल्वर्स कैब्राल। ठीक है, तो कैब्राल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।